जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट और करेंगे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का, जहां पे हम लोग वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आर्मी नर्सिंग एग्जाम में कई सारे जेडआर वहां पूछे गए, क्योंकि हमारे पेपर रिपीट बहुत क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे होता है और मैं आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा जो हमारे पेपर में बार बार आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो चीजें मैं जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे आप तैयारी करते चलना। यकीन मान चलना, आप जब भी पेपर वहां पे देने जाओगे आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपको वहां पे दिखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपका जीके का ये पूछा जा रहा है वहां पे कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, और जहां पे ये 4 ऑप्शन हमारे वहां पे दिए जा रहे हैं, तो आप बताना है विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन। दोस्तों आप यहाँ पे ये काउंट करते चलना कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना पहुंच रहा है। और दूसरे इसके जो मेन पॉइंट आप और है आपके, वो भी मैं आपको यहाँ बताता हुआ चलूंगा कि अगर ये क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया है तो और क्या क्या चीजें हमसे वहां पूछी जा सकती हैं। तो फिलहाल दोस्तों इसके हम लोग आंसर की बात करें तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हो जाएंगे। तो क्या लेखक कौन, क्या बताओगे किसका नाम? आप बताओगे एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपकी विंग्स ऑफ फायर होती है, ये एपीजे अब्दुल कलाम की क्या थी, एक आत्मकथा थी। इनकी क्या थी, एक ये आत्मकथा थी जिसमें इन्होंने क्या बताया था, अपने जीवन के बारे में बताया था। यानी कि ये जब छोटे थे उसके बाद जो ये राष्ट्रपति वहां बने थे तो इनके बारे में सारा कुछ इसमें आपका बताया गया। यानी ये इनकी एक आत्मकथा यहाँ पे हो जाती है और ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा जाता है। और जो एक पॉइंट ये भी नोट कर लेना, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये इनकी आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर, ये किसके साथ इन्होंने मिलकर लिखी थी। तो किसके साथ मिलके लिखी थी, तो नाम नोट करना, अरुण तिवारी का नाम नोट कर लेना, जिनके साथ मिलके ये विंग्स ऑफ फायर यानी अपनी आत्मकथा यहाँ पे लिखी गई थी। तो ये पॉइंट भी इसका नोट करना, अगर क्वेश्चन डीप आता है तो ये नाम आपका पेपर वहां पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जीके में ये हमसे पूछा गया कि केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। जहां पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे जब आपके दानापुर जडारो में क्वेश्चन वहां पूछा गया था। दूसरा इसका एक क्वेश्चन और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पूछा जाता है कि जो संविधान का निर्माण है वहां से इसका एक क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आता है। मैं बताऊंगा क्या चीज आपसे वहां पूछा जाएगा। फिलहाल इसका दोस्तों राइट आंसर क्या बता दोगे, ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी यहाँ पे आपको राइट आंसर यहाँ पे कर देना है। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 ये आपका ब्रिटिश काल का सबसे व्यापक, क्या बताओगे, सबसे व्यापक एक अधिनियम आपका वहां पे हो जाता है। और दूसरा इसके बारे में एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसी नियम के आधार पर ही बाद में क्या हुआ, संविधान बना था। इसी नियम के आधार पे बाद में संविधान का निर्माण भी वहां पे किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर पूछा गया है, तो ये भी पॉइंट वहां पे याद रखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका आया था जो कि आपका जयपुर जडारो में पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे आपके नर्सिंग के एग्जाम में जो आपके मेन क्वेश्चन है, जो कई सारे जडारो में वहां बार बार रिपीट हुआ करते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सभी के आंसर आप काउंट करते चलना कि आप किसका आंसर यहाँ पे दे पा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आप यहाँ बना पा रहे हैं। इसमें क्या पूछा गया, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, और यहाँ पे क्या क्या चीजें और आपसे पूछी जा सकती है वो भी मैं बताऊंगा। जो यहाँ पे पूछा गया अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे जब आपको ये जयपुर जडारो में क्वेश्चन आपको वहां पूछा गया था। तो अगर आपके एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन पूछा गया तो किसका नाम बताओगे, आप बताओगे सच्चिदानंद सिन्हा का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों एक चीज यहाँ पे इनके बारे में ये भी याद कर लेना कि इन्हें 9 दिसंबर, डेट क्या बताओगे, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को इस पद पर वहां पे नियुक्त किया गया। यानी इन्हें अस्थायी अध्यक्ष वहां पे बनाया गया था। तो कभी अगर बोला गया कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष किस डेट को बनाया गया, ये तारीख आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद कभी अगर आपसे ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ स्थायी, अगर यहाँ पे जहां अस्थायी लिखा है वहां स्थायी अध्यक्ष लिखा होता तो किसका नाम बताते, तब आप नाम बताते किसका, राजेंद्र प्रसाद का। तब आप किसका नाम बताते, तो आप बताते राजेंद्र प्रसाद का नाम आपको यहाँ बता देते, क्योंकि ये आपका राइट आंसर तब वहां पे होता है जब आपका स्थायी अध्यक्ष आपका पूछा जाता है। और दूसरा ये बताओ सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष क्यों आखिर वहां बनाया गया था। इसका दोस्तों मैं बस एक रीजन ये आपका था क्योंकि ये क्या थे, काफी उम्र दराज से वहां पे जो संविधान सभा गठन वहां पे हुआ था,
तो वहां पे क्या था, ये काफी उम्र दराज थे, तो इसी वजह इन्हें अस्थायी अध्यक्ष वहां पे बना दिया गया था। और इसके बाद स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, ये राजेंद्र प्रसाद को वहां पे चुना गया था। और कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि जो संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तब भी आप किसका नाम बताओगे, सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आपको बता देना। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इस सवाल में पूछा गया, पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने की दृष्टि से संविधान में संशोधन करने का प्रयास किसने किया। और जहां पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे, अब बताइए इसका राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा। एक बार ध्यान से क्वेश्चन आप पढ़िएगा। तो इसका जो राइट आंसर आप क्या बताओगे, यहां सीधा सीधा बताना है क्या, राजीव गांधी। किसका नाम बता दोगे, राजीव गांधी का नाम बताना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। क्या पॉइंट याद करो, यहाँ पे राजीव गांधी ने 1989 महिलाओं को पंचायत आरक्षण देने का इन्होंने प्रयास किया था। लेकिन ये जो संशोधन इन्होंने लाया था, ये इनका राज्यसभा में क्या हुआ, ये राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। ये राज्यसभा में पारित वहां पे नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इसके बाद 73वां, इसके बाद क्या बताओगे, 73वां संविधान, 73वां संविधान संशोधन दोस्तों जो आपका 1992 में आया था, 1992 में आया था। इसमें ये प्रावधान आपका लागू हो गया था। इसमें क्या किया गया, पंचायतों में जो आपकी महिलाएं थी उन्हें 33% का आरक्षण दिया गया। उन्हें 33% का आरक्षण वहां पे तब कब दिया गया था, जब आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 वाला आपका आया था। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या, सीधा सीधा आपको बता देना, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाता है। एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि हमें ये बताओ, राग मियां की मल्हार। दूसरी ये जो आपकी राग मियां की मल्हार है, ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता है कि रचयिता किसे माना जाता है, कि जो आपका राग मियां की मल्हार है इसके रचयिता किसे आपका माना जाएगा। तो राइट आंसर क्या बताओगे इस क्वेश्चन का, तो सीधा सीधा क्या बता देना आपको, तानसेन। क्या बताओगे, तानसेन का नाम बताना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये जो आपके राग मियां की मल्हार है, इसे इस राग को क्या कहते हैं, राग वर्षा ऋतु से इसे संबंधित कहा जाता था। उस समय एक कहावत थी कि जब तानसेन राग मियां की मल्हार गाते थे तो बादलों से क्या बारिश वहां पे होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसी वजह से इसे क्या कहा है, यह राग आपका वर्षा ऋतु से संबंधित आपका ये राग भी आपका वहां पे हो जाता है। और तानसेन के बाद वो एक पॉइंट ये भी याद करना जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या हो जाएंगे, जो आपका अकबर था, अकबर के 9 रत्नों में, अकबर के ये हो जाएंगे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के 9 रत्नों में से ये आपके एक यहाँ पे हो जाएंगे। तो कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ कि जो अकबर के 9 रत्न थे निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल थे या शामिल नहीं थे, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तानसेन भी क्या हो जाएंगे, अकबर के 9 रत्नों में से आपके एक यहाँ पे हो जाएंगे। और ये चीज याद करना, और इस राग में वर्षा कराने की मान्यता भी आपकी जुड़ी हुई है। तो कभी अगर पूछा है कौन से राग में वर्षा कराने की मान्यता जुड़ी हुई है, तो जो राग मियां की मल्हार, उस समय काफी फेमस ये कहावत चल रही थी कि जब ये आपका गाना गाया जाता है तो बादलों से वर्षा आपकी वहां पे होती थी वहां पे। इसके बाद एक बात ये ध्यान रखना कि जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको दे रखे वो नोट्स आप अच्छे जरूर ये सारे तैयार करना। यहाँ मैंने आपको वो सारे कंप्लीट चीजें आपको बता रखे हैं, चाहे आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीडी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे नर्सिंग की, चाहे क्लर्क की, जो मैंने आज सब्जेक्ट नोट्स आपके प्रोवाइड करा रखे वो आप तैयार करके पेपर देने जाना। आपका जब भी एग्जाम लगेगा उसके बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, वहां पे आज सब्जेक्ट में कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपके 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वहां पे दे रखे। बस एक बार वो तैयार करना, आप जब भी पेपर देने जाओगे आपके एग्जाम में वहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, या फिर आपको जो एप्लीकेशन है NA वाला सर्च करना प्ले स्टोर में, NAWALA, वहां पे सारे कंप्लीट नोट्स अपलोड करके वो डाउनलोड करके तैयारी करना। आपके एग्जाम में वहां जरूर क्वेश्चन आपको वहां पे दिख जाएंगे। एक क्वेश्चन ये है दोस्तों, आपसे पूछा गया कि जो आपका कजरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, जो कजरी लोक नृत्य है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहां से आपका पूछा जा चुका है। तो कजरी लोक नृत्य किस राज्य में आपका ये फेमस है, तो क्या बता दोगे, तो इसका राइट आंसर हमें बताना है उत्तर प्रदेश बताना है।
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये जो आपका कजरी लोक नृत्य होता है ना, ये आपका विशेषकर जो आपके पूर्वांचल क्षेत्र है, पूर्वांचल क्षेत्र जैसे कि जैसे आपके वाराणसी हो जाएगा, क्या एक नोट करना यहाँ पे वाराणसी, वाराणसी हो गया, या फिर दोस्तों आपका मिर्जापुर हो गया, वाराणसी हो गया, मिर्जापुर, इनमें ये काफी ज्यादा लोकप्रिय आपको यहाँ पे हो जाता है। और जो आपका कजरी लोक नृत्य है, ये सावन और वर्षा ऋतु में ये गाया या नाचा जाता है। ये कभी पूछा जाए कजरी लोक नृत्य कब होता है, तो क्या बताओगे, सावन महीने में ज्यादा आपको ये वहां पे होता है। और इसमें क्या होता है, प्रेम हो गया, विरह हो गया और प्रकृति का चित्रण काफी यहाँ पे होता है। और ये आपका महिलाओं द्वारा समूह में प्रस्तुत वहां पे किया जाता है। तो कभी अगर आपसे पूछा गया कि कजरी लोक नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, आप क्या कहोगे, ये आपका महिलाओं के द्वारा वहां पे किया जाता है। एक सवाल में ये हमसे पूछा जा रहा है, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली क्या है। पूछा गया प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली कौन सी आपकी यहाँ पे है। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे जब आपको ये जेडारो पुणे में हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आप क्या बताओगे अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये चीजें आप अच्छे से जरूर तैयार करना, जब भी आप पेपर देने जाओगे आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो इसका दोस्तों राइट आंसर सीधा सीधा क्या बताना है, वो आपका ध्रुपद होगा। क्या होगा, ध्रुपद होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर पूछा जाए कि जो आपका ध्रुपद है इसकी उत्पत्ति कहां से बताओगे, इसकी उत्पत्ति आपका वेदों और मंदिर संगीत से मानी जाती है। ध्रुपद की उत्पत्ति कहां बताओगे, वेद और मंदिर संगीत से इसकी उत्पत्ति वहां मानी जाती है। और कभी दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि जो ध्रुपद के घराने कौन कौन से, इसके फेमस, क्योंकि घराने से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घराने कौन कौन बताओगे। एक दोस्तों यहाँ पे ये नोट करना, क्या दागर घराना, एक दागर घराना आप यहाँ पे नोट कर लेना। एक दोस्तों यहाँ पे नोट करना क्या बेतिया, एक क्या हो जाएगा आपका बेतिया घराना, एक चीज आप ये यहाँ पे नोट कर लेना। ये दोनों ध्रुपद के घराने वहां पे हो जाते हैं जो काफी एग्जाम में काफी फेमस वहां आपके पेपर पूछे जाते हैं। एक सवाल ये आपका पूछा गया था, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए कौन सा डिवाइस प्रोसेस करता है, कौन सा डिवाइस आपका प्रोसेस करेगा। कंप्यूटर होगा, प्रोसेसर होगा, स्टाइलस होगा या केस होगा। तो बताइए क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये आपका रिलेशन भर्ती में सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में ये आपका पूछा गया था। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो क्या बता दोगे, प्रोसेसर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो ये प्रोसेसर होता है ना, कभी अगर आपसे पूछा गया कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा होता है, तो किसका नाम बताओगे, तब भी आपको बताना है किसका, ये जो प्रोसेसर होता है इसे ही आपका कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का मस्तिष्क आपको ये कहा जाता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आपका फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है कि ये बताओ, ये सीपीयू का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका फुल फॉर्म क्या बताओगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है, मुख्य प्रोसेसर होता है। तो अगर पूछा गया कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसर क्या हो जाएगा, सीपीयू। आप देखा होगा जो वहां पे डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उनमें एक सीपीयू लगा रहता है, उस ये क्या होता है, ये होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका होता है। और इसकी स्पीड दोस्तों कभी पूछा जाए, इसकी स्पीड जो होती है प्रोसेसर की किसमें आपकी मापी जाती है, ये पॉइंट नोट करना, गीगाहर्ट्ज में इसकी स्पीड भी आपकी वहां मापी जाती है। ये कुछ आपके पॉइंट होते हैं, क्योंकि इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म आप यहां पे याद करना। और यहां पे एक पॉइंट ये याद कर लेना कि इसमें जो आपकी स्पीड होती है किसमें आपकी मापी जाएगी, गीगाहर्ट्ज में आपकी इसकी स्पीड भी आपकी वहां मापी जाती है। ये दोनों पॉइंट याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। अब ये बताना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से। और ये आर्टिकल दोस्तों आपका काफी फेमस भी आपका हुआ था। वैसे हर बच्चा इसका आंसर पता ही वहां पे होगा, लेकिन मैं कुछ पॉइंट और आपके इसके बताऊंगा अभी। देखो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंध किस राज्य से आपका हो जाएगा, सीधा सीधा बताना है, क्या जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो आपका ये जब तक ये पहले क्या था आपका कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया जाता था, कि जम्मू कश्मीर एक विशेष दर्जा दिया जाता था
कि जम्मू कश्मीर क्या अपना संविधान यानी अपने कानून खुद वो वहां पे बना सकता था। इसके तहत क्या था कि इसके तहत राज्य को अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति वहां पे दी गई थी, लेकिन भारत सरकार की संसद केवल सीमित विषयों पर ही कानून वहां बना सकती थी। लेकिन दोस्तों बाद में क्या किया गया, बाद में आपका 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को इसे आपका हटा दिया गया। 370 को क्या कर दिया गया, आपको ये हटा वहां पे दिया गया। और इसके हटने के बाद जम्मू कश्मीर क्या हो गया, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब जम्मू क्या कश्मीर क्या आपका कोई राज्य नहीं, ये क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश आपका वहां पे आपका हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या आप बता दोगे, इसका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये हमसे पूछा गया था कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। और ये भाई बेसिक क्वेश्चन, लेकिन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इसका भी आंसर लगभग हर बच्चा यहाँ पे सही दे लेगा। आप काउंट जरूर करना कि आपका लास्ट में कितना स्कोर गया है। अगर आप 35 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हैं, तैयारी आपकी बिल्कुल वहां पे सही चल रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सीधा सीधा क्या बता दोगे, MS स्वामीनाथन का नाम बता देना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपकी हरित क्रांति है किससे संबंधित हो जाएगी, खाद्यान्न से ये आपका संबंधित वहां पे हो जाती है। जैसे इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है धान खेती हो गई, गेहूं खेती हो गई, इसको सबसे ज्यादा वहां फेमस आपका वो फायदा वहां पे हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों एक ये भी याद कर लेना कि यह आंदोलन जो आपका था 1960 में दशक में आपका ये शुरू हुआ था। और दोस्तों इसमें क्या हुआ था, इसमें आपका HYV यानी बीजों का प्रयोग किया गया। अगर कभी पूछा जाए कौन से बीजों का वहां पे यूज किया गया था, तो कौन से बीजों का यूज किया गया, HYV बीजों का आपका यूज वहां पे आपका किया गया था। और ये मेन आपका जो सबसे पहले जो ये वहां पे लॉन्च किया गया था हरित क्रांति वाला, ये जैसे आपका हो गया पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया या पश्चिम उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे ये सबसे पहले सफल आपका वहां पे हुआ था। यहाँ बस यही चीज याद करना कि MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का वहां पे जनक कहा जाता है। यहाँ भारतवर्ष दोस्तों आपका लगा रहेगा, ये भी पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, यहां से हमारे मैथ के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं और टोटल आपके 5 क्वेश्चन हमारे मैथ के आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपकी बेसिक सही है, कैलकुलेशन अच्छी है, तो 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी सभी के आंसर आप यहाँ पे दे पाएंगे। एक बार सवाल ध्यान से पहले आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। मैथ दोस्तों 5 क्वेश्चन बिल्कुल आपके वहां पे नॉर्मल आएंगे। अगर आपकी गुणा भाग यानी कैलकुलेशन अच्छी है, तो इन सभी के आंसर आप वहां पे आसानी से दे सकते हैं। एक बार सवाल आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए इसमें क्या बोला गया, यदि कोई लड़का 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, तो 25 मीटर भुजा वाले एक वर्ग क्षेत्र के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। देखो क्या क्या दिया गया है, कैसा बना है, वर्ग क्षेत्र के चारों ओर। अब ये हमने मान लिया कोई हमारा वर्ग हो गया, ठीक है। यदि कोई लड़का 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ता है, वह 25 मीटर भुजा वाले, इसकी ये बताओ, अगर ये एक भुजा 25 मीटर है, अब इसके चारों ओर कोई लड़का यहाँ पे दौड़ना शुरू करता है। अब ये यहाँ पे दौड़ना शुरू करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लड़का दौड़ रहे हैं यहाँ पे, तो ये कहाँ पे दौड़ेगा, इसकी जो परिधि होगी, तो ये अगर 25 है हमारी, तो ये सारे भुजाएं हमारी क्या 25-25 तो होंगी आपकी ये। तो पहले तो ये बताओ इसकी टोटल परिधि कितनी है, यानी हमें कितनी दूरी वहां पे तय करनी है। तो यहाँ पे क्या बताओ, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, तो वर्ग दोस्तों परिमाप क्या बताओगे, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा आपका 4 गुणे आप यहाँ 25 कर दोगे, बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 100 यहाँ पे दोस्तों आपका हो गया। अब बताओ अब कितना समय लेगा, उसकी चाल क्या है आपकी, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये जो आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे क्या करोगे 5/18 गुणा कर दोगे, ताकि ये मीटर पर सेकेंड हमारा चेंज हो जाए। 2 से काटो, 2 चौके 8 हुआ, यहाँ पे काटा 9 हुआ, ऊपर कितना हो जाए 5 चौको 20/9, 20/9 ये हो गई हमारी चाल मीटर पर सेकंड में आपकी ये चाल आ गई। अब समय कितना लगे, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है आपकी, दूरी है हमारी 100, दूरी क्या है आपकी 100 मीटर। चाल क्या है, चाल 20/9 यहाँ पे करोगे 20/9, 9 हमारा ये आपका आ गया ऊपर। 20 से काटा कितनी बार गया, 5 बार गया, 19 गुणे 5 किया, क्या 5 कितना हो गया 45 हो गया। तो कितना समय लग गया, आपने कहा 45 सेकंड का समय हमारा वहां पे लग जाएगा। तो सीधा सीधा राइट आंसर क्या बता दोगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बिल्कुल नॉर्मल सवाल मैथ के आते हैं, कैलकुलेशन बस अगर आपकी सही है आप आंसर दे पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा इस क्वेश्चन की वहां पे। अच्छा, एक सवाल और लगभग आपको वैसा ही मिलता जुलता ये भी सवाल आता है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप यहाँ पे दे दिया गया 200 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण हमें दे दिया गया 60 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। एक विकर्ण हमें दिया गया, दूसरे विकर्ण की लंबाई हमसे पूछी जा रही है। एक बार ध्यान सवाल पढ़िएगा, फिर मैं बताता हूं कैसे इसे आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। और ये भी क्वेश्चन आपका जेडारो पुणे में हमारा पूछा गया था। अब ध्यान से देखिएगा, देखो हमने क्या दिया गया, समचतुर्भुज। अब हमने मान लिया कोई एक, आप मान लो समचतुर्भुज, हमने क्या मान लिया, एक हमारा हो गया, ये समचतुर्भुज आपका हो गया। क्या दिया गया, एक समचतुर्भुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है। अब ये बताओ अगर इस सारी भुजाओं का जो योग है आपका कितना है, 200 है। एक भुजा का योग पहले बताओ कितना हो जाएगा, तो 200 बटे एक, 4 भुजा है, 4 से आप भाग कर दोगे कितना हो गया, 4 पंचे 20, तो एक भुजा कितनी बता दी, ये आपकी होगी 50। तो एक भुजा अगर आपकी दोस्तों ये निकल के आ गई 50, तो ये सारी भुजा हमारी क्या होगी, 50-50 आपके यहाँ पे हो जाएंगी। अब देखो, अब इसके बाद क्या है, इनका जो विकर्ण है, विकर्ण कितना दिया गया, 60। विकर्ण क्या होते हैं हमारे, यही तो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण हो गया। अब बताओ अगर ये टोटल आपकी ये अगर 60 है, इतनी कितनी हो जाएगी, 30 ये होगी, 30 ये होगी, तभी तो ये आपका 60 होगा। अब ये बताओ अगर हमसे यही पूछा गया दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ क्या होगी। अब हमसे दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछी जा रही, अगर हम ये बताओ ये भुजा हम निकाल ले, एक भुजा, इसका हम डबल कर दे, ये पूरा विकर्ण हमारा निकल आएगा यहाँ पे। अब ये बताओ हमें ये पता हो गया, एक ये त्रिभुज, ध्यान देखिए ये त्रिभुज आपका बन गया, पाइथागोरस में यहाँ पे लगा दोगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर होता है, यहाँ पे यही तो होता है हमारा। तो ये जो आपका, अब ये बताओ हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, जो आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। तो यहां पे हमने लिखा कि जो हमारा लंब का स्क्वायर बराबर हो गया, ये हमने बताया कर्ण का स्क्वायर और माइनस का क्या बता दिया, आधार का ये स्क्वायर हमारा हो गया। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर कितना है आपका, ये कर्ण है, ये 2500 हो जाएगा, वर्क करोगे तो ये हो गया हमारा 2500 माइनस का आधार 30 है, ये कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अब 2500 में 900 माइनस किया कितना आ गया, ये आपका 1600 आ गया। यानी कि यहाँ पे हमने बताया लंब का होल स्क्वायर बराबर 1600 के आपका हो गया। तो ये बताओ लंब बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका वर्गमूल करोगे 1600 का, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 40, कितना हो गया आपका 40 आ गया। अब ये बताओ अगर ये भुजा हमें निकल के आ गई 40, तो पूरी भुजा क्या हो जाएगी, ये भी 40 हो जाएगी, तो टोटल कितने विकर्ण हो जाएगा ये बताओ दोगे, टोटल विकर्ण हमारा 80 आपका ये हो जाएगा। तो सिंपल से क्या बता देना है, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के यहाँ पे हो जाता है। बड़ी आसानी से आप इसका आंसर वहां पे निकाल सकते हैं। अब एक सवाल ये पूछा गया, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है। अब ये बताओ उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, क्योंकि दोस्तों हमें क्या पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि एक की त्रिज्या हमने R1 मान ली, एक की त्रिज्या आपने R2 यहाँ पे मान ली। तो यहाँ पे हमने सिंपल से ये लिखा कि पाई R1 का होल स्क्वायर बराबर पाई R2 का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो क्या दिया गया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है। अगर ये आपका एक है तो इसका ये 100 गुना है, 100 गुना आपने कर दिया। अब इस पाई से ये पाई आपका कट गया, अब R1 बट ये R2 यहाँ पे ले आइए, इन दोनों का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये 100 आपका लिखा है यहाँ पे, एक इसके नीचे गया, एक यहाँ पे लिख दोगे। तो हम ये कह सकते हैं R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा, √100 बटे 1 आपका हो गया। तो ये क्या 10 बटे 1 आप इसे बोल सकते हो। तो यहां से क्या हो जाएगा, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात R1 R2 बराबर हो जाएगा 10:1 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो सिंपल से क्या राइट आंसर बता दोगे आप, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाता है। एक इसका स्क्रीनशॉट लेना, बाद में प्रैक्टिस करना है कैसे आप इसके आंसर वहां पे ला सकते हैं। चलिए एक सवाल और हमारा आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि यदि किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या आपकी 1000 है तो और उनमें 28% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या बता दो भाई क्या हो जाएगी।
भाई हमें तो ये तो पता है ना कि 1000 में अगर 28% लड़कियां हैं तो बाकी क्या लड़के ही होंगे वहां पे। तो आप चाहे तो ये करो, पहले लड़कियों की संख्या निकालो, लड़कियां कितनी है उसे आप 1000 में माइनस कर दो वहां पे, तो सिंपल सीधा सीधा आपका आंसर वहां पे आ जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करोगे। हमने ये माना पहले तो 1000 मान लिया, अब 1000 में अगर कितनी लड़की है 28%, तो इसका पहले निकाल दो आप 28%। आप निकालोगे यहाँ पे देखो 2 0 कट गए, 10 से गुणा किया, ये आपका हो गया 280। आप 280 अगर लड़कियां हो गई हैं तो लड़कों की संख्या क्या बता दोगे। तो टोटल जो आपके 1000 थे इसमें माइनस का आप क्या कर दो 280 कर दोगे, कितना बच जाएगा, ये आपका हो जाएगा 720। ये कितना आपका आ जाएगा, आप यहाँ पे सिंपल से कह दोगे ये आपका 720 हो जाएगा। अब ये 720 क्या हो जाएंगे, लड़कों की संख्या हो जाएगी। तो सिंपल से आपको ऑप्शन नंबर ए में आपको टिक कर देना है कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे हो जाता है। बिल्कुल इजी मैथ सवाल आते हैं, बड़ी आसानी सारे सवाल आप वहां बना लोगे, इसका कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। लेकिन यही सारे क्वेश्चन आपके वहां पे इसी प्रकार के आपके पूछे जाएंगे। चलिए अब एक सवाल हमारा आता है चक्रवृद्धि ब्याज का। इसमें क्या पूछ रहा है कि ये बताओगे 1000 की राशि 10% के चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए जमा की गई है, तो ये बताओ 3 वर्ष बाद वह कितनी आपकी हो जाएगी। दोस्तों ये आप कई तरीके से सवाल लगा सकते हैं, कई टाइप से लगा सकते हैं, क्योंकि एक इसका बेसिक फार्मूला ही आपका दोस्तों हो जाता है कि वो राशि कितनी हो जाएगी। ए बराबर पहले क्या मूलधन और 1 प्लस r बटे 100 की पावर t। ये तो इसका दोस्तों एक फार्मूला ही होता है, जहां पे इसे मान रखोगे सीधा सीधा आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखो क्या बता दिया, राशि के मूलधन क्या है आपने बताया 1000। अब गुणे 1 प्लस r बटे 100। देखो r बटे यहाँ कितना लिखा 10 लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा 1 प्लस 10 बटे 100 किया आपने, ठीक है। 1 0 0 काट दिया, 10 1 के 10, 10 में 1 जोड़ा क्या 11 बटे 10 हुआ आपका, ये 11 बटे 10। तो यहाँ पे क्या हुआ 11 बटे 10। और जहां समय क्या कर दोगे, समय कितना दिया गया आप बताओगे 3 वर्ष, जहां टी है वहां रख दोगे 3। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, तो 11 बटे 10 की पावर 3 यानी 3 बार लिखा है, तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं 11 बटे 10, ये 3 बार लिख दिया, 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 आपने कर दिया। ये 3 जीरो से ये 3 जो सीधे सीधे आपने कट गया, और 11 गुणे 11 गुणे 11 करो कितना आ जाएगा, ये बताओगे 1331 आपका यहाँ पे हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन हमारा हो जाता है। और यहीं पे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हमें कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तब क्या बताते, देखो क्या बताते हैं कि 1000 रुपए था हमारा, 1331 रुपए अगर हो गया तो ब्याज कितना मिल गया, ब्याज भाई हमें कितना ज्यादा मिला 331 ज्यादा मिला, तो ये हम तब ब्याज बताते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया 3 वर्ष बाद वह कितनी हो जाएगी, मिश्र धन बताना है, यानी मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ के हमें वहां बताना है। तो राइट आंसर सीधा सीधा क्या कह दोगे, इसका 1331 कह दोगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। अब एक सवाल दोस्तों यहां ये पूछा गया बायोलॉजी में, क्योंकि 15 क्वेश्चन हमारे भाई बायोलॉजी के आते हैं, मेन आपकी साइंस होती है। तो जिस बच्चे की साइंस अच्छी वो बड़ी आसानी सिलेक्शन वहां पे लेके जाएगा। अब साइंस में एक क्वेश्चन ये सीधा सीधा पूछा गया, पेंसिलिन की खोज किसने की थी। बिल्कुल इजी सवाल है, हर बच्चे कोई भी बच्चा गलत वहां पे नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पूछे जाएंगे। तो पेंसिलिन की खोज किसने की, किसका नाम बता दोगे, सीधा सीधा बताओगे अलेक्जेंडर, क्या नाम बता दोगे इसका, पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो यहां बताओगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम बता देना। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहां पे आपका हो जाता है। और कब इसकी खोज की थी, तो कब खोज की थी दोस्तों, इसकी खोज की थी 1988 में। 1988 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की। और ये दोस्तों किससे प्राप्त होता था, ये पेंसिलिन किससे प्राप्त हुआ था, आप बताओगे फफूंद से। किससे प्राप्त हुआ था, ये आपका फफूंद से वहां प्राप्त हुआ था। और यह बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार में आपका उपयोगी भी होता है। और यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर यूज भी आपका वहां पे किया गया था। लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेंसिलिन की खोज किसने की और इसकी खोज कब की गई थी और ये किससे प्राप्त हुआ था। ये 3 चीजें याद कर लेना, आपके एग्जाम में ये तीनों चीजें ही वहां पूछी जाती हैं। एक सवाल ये हमसे पूछ लिया गया, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी, देखो यहाँ पे जीवित वर्ड लगा हुआ है, हमसे पूछा जीवित पक्षी कौन सा। ऐसे कई सारे पक्षी और हैं जो इससे भी विशालतम है, लेकिन क्या वो क्या हो गया, विलुप्त हो चुके। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, हमें बताना है जीवित पक्षी का नाम बताओ जो सबसे विशालतम है। ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे, जो कि आपका जबलपुर जडारू में हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन वहां पूछ लिया गया था।
तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी पूछा जाए, किसका नाम बताओगे भाई? शुतुरमुर्ग का नाम बताओगे। क्या? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों एक चीज ये भी याद करना कि जो आपका शुतुरमुर्ग होता है ये आपका उड़ नहीं सकता, ये भी याद कर लेना। ये कभी भी आपका उड़ता नहीं है कि भाई ये पक्षी है तो उड़ लेगा, ये उड़ता नहीं, कि दौड़ता है। क्या करता है? दौड़ता है। इसके बाद एक चीज ये यहाँ पे याद कर लेना, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ज्यादातर दोस्तों आपके अफ्रीका में। कहाँ पाए जाएंगे? अफ्रीका में दोस्तों ये आपके पाए जाते हैं। और कभी पूछा इसकी स्पीड, गति क्या होती है भाई? तो गति क्या बता दोगे? इसकी गति दोस्तों दौड़ने की होती है 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक लगभग दोस्तों इसकी गति आपकी हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पे एक ये भी याद कर लेना कि इसका जो अंडा होता है शुतुरमुर्ग का, ये सबसे बड़ा अंडा भी आपको यहाँ पे होता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट भी याद कर लेना शुतुरमुर्ग के बारे में, जो हमारे पेपर में अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब ये बताओ, अच्छा फूलों पर कीट क्यों आकर्षित होते हैं? जो आपके फूल होते हैं तो फूलों पर कीट क्यों आकर्षित होते, क्या रीजन उसका होता है? पत्ते और पखुड़ी, या पत्ते और पुष्प, रंग और गंध, या मीठे फल? क्यों आकर्षित होते हैं? ये क्वेश्चन आपका लखनऊ आपका रिलेशन भर्ती जब वहां पे हुआ था, ये चीज वहां हमसे पूछी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे इस क्वेश्चन का? सीधा सीधा क्या बताओगे? रंग और गंध, कलर एंड स्मेल आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो फूल होते हैं ना, इनके रंग बिरंगी जो पंखुड़ियां होती हैं, ये कीटों क्या करते हैं? आकर्षित करती हैं। कीटों क्या करेंगे? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और फूलों से निकलने वाली जो सुगंध होती है, जो फूलों से निकलने वाली स्मेल होती है, सुगंध होती है, ये क्या होते हैं? परागण के लिए क्या कीटों की आपको वहां पे आकर्षित करती है। और यह आकर्षक परागण की प्रक्रिया में आपका सहायक होता है। और फूलों का दोस्तों जो आपका रंग गंध कीटों के लिए संकेत का कार्य वहां पे करता है। इनके जो रंग हो गया, गंध हो गया, ये कीटों क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित वहां पे आपके करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये हमसे पूछा गया कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए विस्थापित किए गए व्यक्तियों की संख्या लगभग कितनी? के लिए यहाँ संख्या पूछा जा रहा है। ये जेडारो पुणे में पूछा गया, बस यहाँ पे एक संख्या याद कर ले, बस इसमें कुछ है नहीं ज्यादा बताने के लिए। तो संख्या क्या बताओगे? 65 मिलियन आपको बता देना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन भी पेपर हमारे कई बार आपका रिपीट वहां पे हो चुका, तो ये संख्या आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अब अगले सवाल पूछा गया मानव शरीर का पीएच मान। भाई देखो पीएच मान आप सभी के याद कर लें। जैसे लार का पीएच मान क्या होता है, कि जैसे हमारे मानव शरीर का पीएच मान क्या, ब्लड का पीएच मान क्या होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए, इनके पीएच मान याद करना। कभी कभी आपसे पूछा जाता है जो आपका एसिड होता है उसका पीएच मान क्या है, सिरका हो गया उसका पीएच मान क्या हो गया, नींबू का रस हो गया उसका पीएच मान क्या होता है। और दोस्तों ये पीएच का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये बताओ जो पीएच मान का जो पीएच होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो पी से दोस्तों क्या है आप याद करोगे? पोटेंशियल याद करना, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका फुल फॉर्म क्या बता दोगे? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म आपका यहाँ पे हो जाता है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या बताओगे? 7.4 आप बता दोगे। और ये कैसा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा क्षारीय। कैसा बताओगे? ये आपका क्षारीय आपका होता है। कि जो मानव का पीएच मान होता है ये लगभग क्या होता है? ये आपका 7.35 से लेके 7.45 आपका होता है। दोस्तों इसमें कभी कंफ्यूज ना आप हो जाना कि 7.35 दे दिया, भाई हमने बता रखा 7.4। दोस्तों आपका जो भी आंसर आएगा इन्हीं के दोनों के बीच में आपका आएगा। बस आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि पीएच मान के बारे में। 7.35 से लेके 7.45 आपका ये पीएच मान वहां पे होता है। अब एक सवाल में ये पूछा गया रक्त में सबसे बड़ी मात्रा में उपस्थित गैस। भाई ये हम सभी को पता है कौन सी गैस आपकी उपस्थित होगी। आप बताओ भाई, क्या ऑक्सीजन ही तो? एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक ऑक्सीजन है। तो लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो कौन सी हो जाएगी? वो आप बताओगे सीधा सीधा कि ऑक्सीजन। आप यहां बता दो, क्या बता दोगे? ऑक्सीजन यहां बता दोगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जब हमारे शरीर में कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? हमें देखो, आपने देखा होगा थकावट महसूस होती है। आपने ये भी कभी नोटिस किया होगा जब आप हाईएल्टी एरिया में जाते हैं, अभी जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपकी पोस्टिंग कभी हाईएल्टी में जाएगी तब वहां पे आप देखिएगा, वहां पे आप थोड़े दूर चलोगे, 100-200 मीटर भी चलोगे, आपकी सांस फूल जाएगी, आपको थकावट लगेगी। ऐसा रीजन यही होता है कि वहां पे ऑक्सीजन की कमी है। अब अगर ऑक्सीजन की वहां पे कमी है वहां पे, तो आपको भाई ऑक्सीजन भी कम मिल रही है। अब जो हमें ऑक्सीजन कम मिल रही है
तो हमें क्या होगी, थकावट होगी, और थकावट होगी क्या होगी, सांस फूलने लगेगी। यानी ये प्रॉब्लम आपको वहां फेस करनी पड़ेगी जब आप हाई एल्टी एरिया वहां पे जाओगे। ठीक है, तो क्या बताओगे, ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, थकावट हो गया, या फिर आपकी जो श्वसन समस्या यानी सांस काफी जल्दी तेज ऐसे आप वहां पे लेते रहेंगे, वहां पे पता चलेगा आगे जब वहां सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आपको ये पूछा गया, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी पूछा गया। तो विशालतम स्तनधारी क्या हो जाएगा, ये सभी को पता ही होगा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां बताओ क्या, ब्लू व्हेल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और दोस्तों जो आपकी ये ब्लू व्हेल होती है, ये आपकी एक समुद्री स्तनधारी होती है। और कभी दोस्तों इसकी लंबाई की बात की जाए ना, कि इसकी लंबाई क्या आपकी होती है, तो क्या बताओगे, 300 मीटर तक दोस्तों इसकी लंबाई होती है। और इसका अगर वजन की बात करें कि लगभग इसका वजन आपका कितना होता है दोस्तों, इसका वजन आपका 180 टन तक इसका आपका वजन होता है। और यह आपका सांस लेने के लिए पानी की सतह पे आती है। तो कभी क्वेश्चन ये नहीं कि मान सांस पानी के अंदर लेती है, ये जब भी सांस लेगी एक बार ऊपर आएगी, क्योंकि जो आपकी ये मछली होती है आप देखो इसके ऊपर ये यहाँ पे छेद बने होते हैं जहां से सांस लेती है। यहीं से तो ये सांस लेने के लिए एक बार ये ऊपर जरूर वहां पे आपकी आती है। और ये दोस्तों क्या करती है, ये आपकी जो प्लवक होती है और छोटी मछलियों को ही आपकी खाती है। और ये भी पॉइंट यहाँ पे याद कर लेना जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसकी लंबाई क्या होती है और इसका वजन कितना होता है। ये आपकी कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया, कौन सा भाग हाथ की गत्यात्मक क्रिया में बदलता है, जो आपके हाथ होते हैं कौन से गत्यात्मक क्रिया बदलता है। ये चार ऑप्शन आपके दिए गए। अब बताइए इसमें से राइट आंसर क्या बताओगे। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था जेडारो पुणे में, सीधा सीधा हमारे पेपर में आपका ये आया था। तो क्या बता दोगे राइट आंसर इसका, अग्रबाहु। क्या बताओगे, अग्रबाहु बता देना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। तो एक चीज ये भी याद करना कि जो हमारे अग्रबाहु होते हैं, क्या होते हैं आपकी अग्रबाहु। अब बताओ इसमें कौन सी दो हड्डियां पाई जाती है। एक क्या बताओ, एक हड्डी क्या रहती है आपकी रेडियस, एक हड्डी क्या बताओगे रेडियस हो जाएगी। और दूसरी हड्डी क्या बता दोगे, अल्ना। दूसरी हड्डी कौन सी, अल्ना आपकी हो जाएगी। अब ये हड्डियां कहां से होती है, कोहनी से कलाई तक। जो हमारी कोहनी होती है, कोहनी से कलाई तक ये हड्डियां आपकी होती हैं। तो अग्रबाहु में कितनी हड्डियां हैं, दो हड्डियां, एक आपकी रेडियस है, एक अल्ना। और ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये रेडियस हड्डी हमारे शरीर में कहां पाई जाती है, या फिर जो आपकी अल्ना हड्डी हमारे शरीर में कहां पाई जाती है, कहां बताओगे। ये आपके यहाँ पे हाथ में, आपके अग्रबाहु हाथ में ये हड्डी आपकी वहां पाई जाती है। अब एक सवाल पूछा जा रहा है, श्वसन के उपचार में प्रयुक्त उत्तेजक है, श्वसन के उपचार में प्रयुक्त उत्तेजक आपका कौन सा यहाँ पे हो जाता है। तो क्या बताओगे राइट आंसर इसका। तो आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा गया, वैसे ये आपका जबलपुर जडारो में आपका पूछा गया था। तो आपको सीधा नाम बताना क्या, कैफीन का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्योंकि दोस्तों कैफीन जो होते हैं ये क्या होते हैं, काफी उत्तेजक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, ये आपके उत्तेजक पदार्थ होते हैं। और ये आपके आमतौर पर किसमें होते हैं, जैसे आपका चाय हो गया, काफी हो गया, या फिर आपका एनर्जी ड्रिंक जो आते हैं उनमें आपके ये सारे उत्तेजक पदार्थ वहां पे आपके यूज किए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या करे, सक्रिय वहां पे कर देता है। और ये श्वसन की गति को क्या होता है, बढ़ाने के में सहायक आपके वहां पे होते हैं। इसी वजह से इसका वहां पे आपका यूज वहां पे किया जाता है। अब एक सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा ये दिया गया, रेबीज के लिए टीके यानी जो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया। रेबीज के वैक्सीन जो था इसका आविष्कार किसने किया। ये चार ऑप्शन आपके दिए गए थे जब आपका ये जयपुर जडारो में हमारा क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन कभी रिपीट होता है, किसका नाम बताओगे, लुई पाश्चर का नाम बता देना है। तो सीधा सीधा ऑप्शन बी आपको राइट आंसर यहां बता देना है। इन्होंने क्या किया था, लुई पाश्चर ने 1885 में, क्या बताओगे 1885 में रेबीज के खिलाफ पहला टीका इन्होंने विकसित किया था। और रेबीज दोस्तों क्या होता है, जो आपका रेबीज होता है, रेबीज क्या बताओगे, रेबीज आपका एक विषाणु जनित रोग है जो जानवरों के काटने से आपको फैलता है वहां पे। और ये भी याद कर लेना कि जैसे कौन से जानवर के काटने से फैलता है, जैसे आपका कुत्ता हो गया, ठीक है, या बिल्ली हो गई, इनके काटने से आपका रेबीज जब वहां फैल जाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन दो चीज याद करना, इसकी वैक्सीन किसने बनाई, इसकी वैक्सीन कब बनाई गई थी, ये दो चीजें याद करना, वर्ष और वैज्ञानिक के नाम। यही दो चीजें ये आपके एग्जाम में अक्सर वहां पूछी जाती हैं। अब ये बताओ बीटी कपास में
बीटी कपास में बीटी का क्या तात्पर्य है? बीटी कपास में बीटी का तात्पर्य क्या वहां पे होता है? तो क्या बताओगे? ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए हैं, तो यहां पे राइट आंसर क्या बता दोगे? ये बताओ क्या बैसिलस थुरिंजेसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या बताओगे? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्या बता दोगे? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हमारा हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये भी याद करना है कि जो आपका बीटी होता है ये आपका एक जीवाणु है जो कीटों को मारने वाले प्रोटीन उत्पन्न करता है। क्या करता है? जो कीट होते हैं खेतों में उनको मारने वाला एक प्रोटीन आपको ये उत्पन्न वहां पे करता है और इस जीवाणु के बीज को कपास में स्थानांतरित आपको वहां पे किया जाता है और ये कपास की फसल को कीटों से सुरक्षा भी देता है और इसे कीटनाशकों की आवश्यकता वहां पे कम पड़ती है और इसी वजह से वहां पे खेतों में दवाइयां भी वहां पे नहीं डाली जाती क्योंकि ये खुद ही एक प्रकार का कीटनाशक आपका वहां पे हो जाता है। एक सवाल ये पूछ रहा है कि मूत्र रोग के लिए सबसे अच्छा मसाला के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका यूज होगा? हल्दी का, नीम का, लहसुन का, लौंग का, किसका यूज आपका वहां पे किया जाएगा? और ये क्वेश्चन भी आपका जेडारो पुणे में ये सीधा सीधा हमारा पूछा गया था। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पे रिपीट होता है तो इसका आंसर आप क्या बताओगे? सीधा सीधा बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे सीधा आंसर हम बताएंगे हल्दी। क्या बताओगे? हल्दी बता देना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जो आपको ये हल्दी होता है, क्या होता है? हल्दी होता है, इसमें क्या होता है आपका एक करक्यूमिन। यहाँ पे एक चीज याद ये कर लेना कि करक्यूमिन, हल्दी में क्या होता है? करक्यूमिन, ये चीज यहाँ पे नोट कर लेना। हल्दी में आपका एक करक्यूमिन नामक एक रसायन होता है जो कि क्या होता है? रोगाणु रोधी होता है। कौन सा आपका रसायन होता है? करक्यूमिन आपका एक आपका क्या होता है? रसायन होता है जो कि रोगाणु रोधी आपके यहाँ पे होता है और ये दोस्तों क्या करता है? शरीर को सूजन को वहां पे कम करता है। आयुर्वेद में दोस्तों क्या होता है? इसका उपयोग आपका मूत्र संबंधित जितनी भी आपकी बीमारियां होती है वहां बहुत ज्यादा आपका यूज किया जाता है। बस यहाँ पे इसका आप आंसर देख लेना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हल्दी हो जाएगा। और हल्दी में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो मरक्यूमिन ये रसायन पाया जाता है। इस रसायन का नाम आप बस याद कर लेना, ये रसायन आपको यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे हल्दी के बारे में एक चीज ये भी नोट कर लेना, हल्दी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपका एंटीसेप्टिक, यहाँ पे नोट कर लेना क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपका एंटीसेप्टिक भी आपका होता है। क्या होता है? एंटीसेप्टिक भी आपका होता है। तो आपने देखा भी होगा जब आपको जकड़ा जुकाम होता है, कहते नहीं कि भाई हल्दी दूध वहां पी लो आपका जकड़ा जुकाम सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका एंटीसेप्टिक भी आपका वहां पे होता है। एक सवाल दोस्तों आपका ये पूछा गया कि लार किसके पाचन में मदद करता है? जो हमारे मुंह में लार होती है ये किसके पाचन में मदद आपका करेगा? वसा का, स्टार्च का, प्रोटीन का, विटामिन का, किसके पाचन में ये आपका वहां मदद करेगा? अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी पूछा गया तो इसका राइट आंसर आप कितना बता दोगे? तो क्या बताओगे? सीधा सीधा राइट आंसर कि ये बताओ लार किसके पाचन में आपका मदद करेगा? पहले तो एक ये बता दो आप कि पहले तो आप ये बता दो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछा जा रहा है कि लार किसके पाचन मदद करेगा। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए और यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये बताओ अच्छा लार में कौन सा एंजाइम होता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि लार में कौन सा आपका एंजाइम, ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि लार में कौन सा आपका एंजाइम होता है। तो कौन सा एंजाइम बताओगे? यहां बताओगे एमाइलेज। क्या बताओगे? एमाइलेज। दोस्तों ये आपका एंजाइम वहां पे आपका होता है, ये चीज यहां पे याद करना। और ये एमाइलेज दोस्तों करता क्या है? यहां पे क्या करोगे? जो आपका कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज। क्या लिखोगे यहां पे? एमाइलेज। ये दोस्तों आपका एंजाइम आपका हो जाता है। और एमाइलेज दोस्तों करता है क्या है? ये क्या करेगा? आपका स्टार्च को माल्टोज में, स्टार्च को किस में बदल देगा? ये माल्टोज में वहां पे आपका ये तोड़ता है। और ये पाचन क्रिया की शुरुआत दोस्तों कभी अगर पूछा गया कि जो हमारे शरीर में पाचन क्रिया की शुरुआत कहां से होती है, तब भी क्या बताना? आप बताना पाचन क्रिया की शुरुआत आपके मुख से होती है, लेकिन ये कंप्लीट कहां पे होती है? तो क्या बताओ? ये आपकी छोटी आंत में कंप्लीट वहां पे आपकी होती है। ये भी चीज यहां पे याद कर लीजिएगा। इसके बाद एक सवाल दोस्तों आपका ये पूछा गया, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी, दोस्तों हड्डियां याद कर लेना, सबसे लंबी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी,
और कुल हड्डियां कितनी होती है, वयस्क इंसान में कितनी हड्डियां, बच्चों में कितनी हड्डियां होती है, क्योंकि हड्डियों से ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वहां पे। तो इसका आंसर भी सभी बच्चों को पता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी हो जाएगी, तो क्या बताओगे आप यहाँ पे उरु अस्थि जो आपकी फीमर होती है। ऑप्शन सी आपकी राइट आंसर आपकी हो जाती है। और ये हड्डी जो कहां पे पाई जाएगी, कहां बताओगे, ये हड्डी आपकी जांघ में। कहां पाई जाती है ये हड्डी, आप क्या बताओगे, जांघ में आपकी ये हड्डी वहां पे पाई जाती है। और ये हड्डी दोस्तों होती क्या, अभी कूल्हे से घुटने तक, जो हमारा ये कूल्हा होता है, कूल्हे से लेके जो आपके घुटने तक ये फैली वहां पे होती है। ये हड्डी कहां तक होती है आपकी, कहां बताओगे, ये हो जाएगी हड्डी दोस्तों आपके कूल्हे से घुटने तक, कूल्हे से घुटने तक दोस्तों ये हड्डी आपकी फैली रहती है। और इस हड्डी का काम क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर का जो पूरा भार उठाने का जो काम होता है इसी हड्डी का होता है, जो फीमर हड्डी का ही आपका वहां पे होता है। और तभी दोस्तों क्या होता है, जब इस हड्डी में फ्रैक्चर वहां पे होता है ना, तो इसे ठीक होने में भी काफी टाइम वहां पे लगता है। और इसका रीजन भी दोस्तों यही होता है, क्योंकि हमारा जो पूरा वेट होता है इसी जो हमारे जान की फीमर हड्डी होती है इसी पूरा रखा हुआ होता है। इसी वजह से काफी ज्यादा टाइम भी हमारा लग जाता है कि कभी अगर ये हड्डी टूट जाती है, इसमें कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो इसको ठीक होने में। अब एक सवाल दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा एवं निम्न वजन का कोण कौन सा है, सबसे छोटा एवं निम्न वजन का कोण कौन सा है, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन बताना है। राइट आंसर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपका दानापुर जडावरों में हमारा पूछा भी गया था। तो क्या बताओ क्या हो जाएगा दोस्तों, आप बताना। स्टेप्स हड्डी, स्टेप्स हड्डी जो कान की हड्डी होती है, सबसे छोटा एवं निम्न वजन का कोण बताओ। कोण मतलब ये होता है, जो अभी कोण क्या होता है, एक एंगल होता है हड्डी की, ये हमसे पूछा गया। और बच्चे वहां पे काफी ज्यादा कंफ्यूज वहां पे हो गए थे। तो ये हड्डी कहां पे होती है, कान की हड्डी स्टेपेज होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे छोटी हड्डी दोस्तों आपकी ये हो जाती है। और यहीं पे दोस्तों अगर ये बात की जाए, इस हड्डी की लंबाई अगर देखी जाए कितनी होती है, ये होती है 0.1 सेंटीमीटर दोस्तों। इस हड्डी की लंबाई होती है जो हमारे कान में होती है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है, इसकी लंबाई क्या है, 0.1 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे होती है। अब ये हड्डी दोस्तों करती क्या, ये ध्वनि तरंगों को आंतरिक कान तक पहुंचाने का काम दोस्तों ये आपकी यहाँ पे करती है। अगर कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, जो आपका कान होता है, कान में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाएंगे, एक क्या बताओ, ये हड्डियों के नाम नोट कर लेना, जो कि हड्डियां आपके कान में पाई जाती है। ये सारी हड्डियां कहां पाई जाएंगी, आपके कान में पाई जाती हैं। एक हड्डी क्या हो जाएगी, एस्टिपीज, ये हड्डी आपकी, ये तीनों हड्डियां आपकी कहां होती है, कान में पाई जाती है। और इनमें जो सबसे छोटी हड्डी एस्टिपीज आपकी होती है, जिसकी लंबाई अभी मैंने बताया 0.1 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे काउंट करते चल रहा है कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना पहुंच रहा है, क्योंकि ये सारे आपके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे पेपर में अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं। एक बार आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिएगा, फिर आप सोचो कि इसका आंसर हमारा क्या हो सकता है, क्योंकि जब आप पेपर देने जाओगे ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां पे देखे जाएंगे। अब यहाँ जो आपके केमिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, और केमिस्ट्री में टोटल हमारे 15 क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से एक अधातु है। अब बताओ इनमें कौन सा धातु है, लोहा होगा, एल्यूमिनियम है, तांबा है, नाइट्रोजन है। तो कौन इनमें से आपकी एक अधातु यहाँ पे हो जाएगी, तो क्या बताओगे अधातु क्या होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो नाइट्रोजन है ये आपकी अधातु हो जाएगी। ऑप्शन डी आपको सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे आपको बता देना है, क्योंकि दोस्तों क्या हो जाएगी। और यहाँ पे एक पॉइंट ये याद कर लें, कभी अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो आपका वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज भी हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो परसेंटेज क्या बताओगे, 78% दोस्तों आपको ये वहां पे हो जाता है। और नाइट्रोजन के बारे में एक पॉइंट ये भी याद करना है, ये क्या हो जाएगा, जो आपके उर्वरक होते हैं, क्या बताओगे, उर्वरकों का दोस्तों क्या होता है, आप एक प्रमुख घटक भी आपका ये वहां पे आपका हो जाता है। एक चीज ये याद कर लेना। और ये आपका अमीनो एसिड और प्रोटीन से इसमें इसकी क्या होती है, उपस्थिति वहां पे आपकी होती है। एक चीज क्या याद करोगे कि अमीनो एसिड और प्रोटीन में इसकी आपकी नाइट्रोजन की वहां पे उपस्थिति होती है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया कि बताओ अमीनो एसिड में किसकी उपस्थिति होगी, आपको बताना नाइट्रोजन की वहां पे उपस्थिति होगी। और दोस्तों जो आपका नाइट्रोजन होता है, एक ये भी इसका याद कर लेना, इसका कोई भी रंग नहीं होता, यानी ये क्या हो जाएगा आपका रंगहीन होता है। और ना ही दोस्तों इसमें आपका कोई गंध होती है, ये क्या हो जाएगी, गंधहीन भी आपकी यहाँ पे हो जाएगी।
कोई रंग नहीं ना कोई गंध है, रंगहीन गंधहीन भी आपकी ये वहां पे हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट, बेसिक पॉइंट है जो हमें नाइट्रोजन के बारे में आपको ये पता होने चाहिए थे। अब ये क्वेश्चन ये आपका आता, ध्यान से पढ़िए फिर बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसमें ये बताया जा रहा है परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54, 86 तत्व हैं। कैसे तत्व हैं बताओ? दुर्लभ मृदा धातुएं हैं, हल्की धातुएं, हीन गैस है, नोबल गैस है। कैसी गैस है आपकी ये वहां पे हो जाएंगे कि कभी अगर पेपर में आपके आता है तो क्या बताओगे राइट आंसर इसका? तो क्या बताओगे सीधा सीधा? ये सारी आपकी नोबल गैसें हो जाती हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो आपकी ये आवर्त सारणी की अगर पूछा जाए ये कौन से समूह में आपकी होती हैं, तो क्या बताओगे समूह नंबर इनका कौन सा हो जाएगा? ये दोस्तों जो आपका 18वां समूह होता है इसमें आपकी पाई जाती है। जैसे कौन कौन सी गैस इसमें आ जाएंगी? जैसे आपका हो गया हीलियम, गैसे के नाम क्या बता दिया? एक आपने बता दिया हीलियम हो गया। इसके बाद दोस्तों आपने बताया नियॉन, इसके बाद नियॉन बता दिया। इसके बाद दोस्तों आपने बताया क्रिप्टॉन, क्या बता दिया? क्रिप्टॉन दोस्तों आपका हो गया। क्रिप्टॉन के बाद क्या हो जाएगा? जैसे आपका जेनॉन हो गया। क्रिप्टॉन के बाद आपका एक हो गया जेनॉन हो गया, एक हो गया दोस्तों आपका रेडॉन हो। ये सारी सारी क्या होती है आपकी कौन सी गैसें हो जाएंगी? आपकी नोबल गैसें आपकी ये कहलाती है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैसें हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन देगा, एक 3 नहीं होंगे, एक होगा। तो ये नाम पता होंगे तभी आप नोबल गैस के नाम वहां पे आप बता पाएंगे। अब एक सवाल दोस्तों आपसे ये पूछा जाता है रासायनिक प्रतीक जो आपका पी का अर्थ क्या है? पी का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल बेसिक सवाल है क्योंकि इनके सांकेतिक रूप आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और सभी के आपको पता भी वहां पे होने चाहिए। तो पी दोस्तों किसका होता है संकेत? ये आपका फास्फोरस। किसका होता है? ये आपका फास्फोरस का पी आपका यहाँ पे हो जाता है। और कभी अगर पूछा जाए इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसका ये बताओ परमाणु क्रमांक आपका कितना बता दोगे? ये आपका हो जाएगा दोस्तों आपका कितना? परमाणु क्रमांक 15 आपका हो जाएगा। और ये आपका जीवों में आपका डीएनए और आरएनए का भाग होता है। फास्फोरस क्या होता है? जो जीव होते हैं उनके डीएनए और आरएनए का ये आप क्या होता है? एक भाग वहां पे होता है। और ये दोस्तों आपका खाद में प्रयोग होता है। कहां पे इसका यूज होता है? फास्फोरस का आपका खाद में वहां पे यूज होता है। और इसके दो प्रमुख आप क्या होता है मुख्य रूप से? ये कितने प्रकार का होता है फास्फोरस? ये आपका मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक दोस्तों क्या होता है आप देखोगे श्वेत फास्फोरस, एक आपका होता है श्वेत, अब एक दोस्तों क्या बताओगे? लाल फास्फोरस। ये 2 फास्फोरस आपके वहां पे पाए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये भी याद करना कि ये आपकी जो अत्यधिक क्या होती है? ये प्रतिक्रिया करने वाली एक अधातु होती है। फास्फोरस क्या होती है? आप क्या बताओगे? ये आपकी अधातु हो जाएगी। अत्यधिक प्रतिक्रिया करने वाली आपकी अधातु हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट याद करने। परमाणु क्रमांक क्या है और फास्फोरस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। और ये धातु है, अधातु क्या है आप क्या बताओ? ये आपका एक अधातु यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से निष्क्रिय गैस है? अभी मैंने इसके बारे में सारे पॉइंट कराए थे कौन कौन से हमारे निष्क्रिय गैसें आपकी वहां पे थी। जहां पे बताओ आर्गन होगा, हीलियम है, या आपका स्टेटिन है, मैग्नीशियम है। तो बताओ कौन सा आपका निष्क्रिय गैस है इनमें से? तो निष्क्रिय गैस में आप किसका नाम बता दोगे? सीधा सीधा ये बताओगे आर्गन का नाम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और समूह मैंने बताया था कौन सा समूह था? ये आपका 18वां समूह वहां पे होता है। और दोस्तों जो आपकी ये आर्गन गैस है ये वायुमंडल में तीसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस भी हो जाती है। तो आर्गन में एक पॉइंट ये भी नोट कर लेना कि वायुमंडल में ये तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली आपकी गैस हो जाती है। और एक पॉइंट इसके बारे में ये नोट कर लेना कि जो आपके विद्युत बल्ब होते हैं, क्या बताओगे? विद्युत बल्ब में दोस्तों इसका यूज वहां पे किया जाता है। और ये भी आपका रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। कभी अगर क्वेश्चन पूछा गया कि आर्गन जो आपकी गैस होती है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती नहीं लेती है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग बिल्कुल आपकी वहां पे नहीं लेती है। अब यहां पूछा गया समूह 17 के संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है? जो समूह 17 में संबंधित तत्व है उन्हें क्या कहोगे? क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, हाइड्रोजन या अक्रिय गैसें। तो उन्हें क्या कहोगे? एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो फिर बताओ राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा। तो आप एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन अगर पूछा गया सीधा सीधा क्या बताओ? ये सारी होती है आपकी हाइड्रोजन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इनमें दोस्तों क्या होता है हाइड्रोजन में? इनमें क्या क्या है? जैसे आप ये बताओ, जैसे कि आपका फ्लोरीन हो गया। एक नाम किसका बताया आपने? फ्लोरीन का।
एक क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सीधा सीधा नाम लिख लेना आपके, इसका फ्लोरीन आपका हैलोजन में आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों जैसे आपका क्लोरीन हो गया, क्लोरीन भी आपका हैलोजन में आ जाएगा, क्लोरीन का नाम बता दिया। क्लोरीन के बाद दोस्तों एक आपने बता दिया ब्रोमीन का, ब्रोमीन का बताओ ये भी क्या आपका हैलोजन वहां पे आ जाएगा। या फिर दोस्तों एक आपने बताया क्या आयोडीन का, एक क्या बता दिया आपने आयोडीन, ये भी क्या हो जाएंगे आपके सारे हैलोजन यहाँ पे हो जाएंगे। और दोस्तों इनका यूज कहाँ पे ज्यादातर होता है आप बताओ, कीटाणुनाशक में। कहाँ पे यूज होगा इनका, कीटाणुनाशकों के रूप में दोस्तों इनका ज्यादा यूज वहां पे आपका ये किया जाता है। और ये दोस्तों आपके गैसीय, द्रव और ठोस के रूप में हो जाए, यानी द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, ये तीनों रूप में आपके यहाँ पाए जाते हैं। ये सारे पॉइंट नोट करना कि हाइड्रोजन में कौन कौन सी आती हैं और ये किनका यूज कहां पर होता है, कीटाणुनाशकों के रूप में इनका आपको वहां पे यूज किया जाता है। एक सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अब तक ज्ञात कठोरतम पदार्थ है। भाई ये तो सभी को पता है, कठोर पदार्थ क्या आपका हीरा हो गया, हीरा होता हमारा। तो राइट आंसर क्या बताओगे इस क्वेश्चन का, सीधा सीधा हीरा आप यहां बता देना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और हीरा के बारे में एक पॉइंट ये याद करना कि हीरा क्या हो जाएगा, कार्बन का, क्या बता दोगे, कार्बन का एक क्रिस्टलीय रूप है। कैसा रूप हो जाएगा आप बताओगे, कार्बन का एक आपका ये क्रिस्टलीय रूप भी आपको यहाँ पे हो जाएगा। और ये पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ भी आपको यहाँ पे हो जाता है। और हीरे के बारे में एक पॉइंट ये नोट कर लेना कि विद्युत का क्या होता है, कुचालक। ये विद्युत क्या हो जाएगा, कुचालक आपका हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि विद्युत वो जो आपका हीरा होता है क्या है, विद्युत का कुचालक है, सुचालक है, क्या होता है। तो विद्युत क्या हो जाएगा, कुचालक आपका हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट इसका यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन दोस्तों आपको जो पूछा गया था आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में, कौन से जडावरों में आया था, ये हुआ था आपका जबलपुर जडावरों में पूछा गया था। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ये बताओ शुद्धिकृत किरण जल के स्वाद में मिठास के लिए आयन मौजूद होते हैं। कौन से आयन आपके मौजूद होते हैं, ये चीज हमसे यहां पूछी गई है। तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुद्धिकृत किरण जल के स्वाद में मिठास के रूप में कौन सा आयन आपका मौजूद होता है, कौन सा आयन होता है, ये आपका मैग्नीशियम जो दिया गया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों जो आपको ये मैग्नीशियम दिया जा रहा है, मैग्नीशियम आयन पानी में क्या होता है, मिठास का हल्का स्वाद देता है। ये कैसा देता है, मिठास का हल्का स्वाद दोस्तों आपका ये वहां आपने देखा हो, कई लोग बोलते हैं भाई यहाँ का पानी मीठा है और कोई बोलते हैं यहाँ का पानी खारा है। इसका रीजन क्या होता है, यही दोस्तों इसका रीजन आपका होता है मैग्नीशियम। जहां पे ये आपका होता है वहां पे क्या कहते हैं, बोलते भाई यहाँ का पानी मीठा है, और जहां नहीं हो तो भाई क्या बोलते भाई यहाँ पानी काफी खारा आपका वहां पे होता है। और दोस्तों ये आपको जो मैग्नीशियम होता है ना, इसके बारे में एक चीज ये भी याद करना कि मानव शरीर के लिए ये दोस्तों आपका एक आवश्यक, क्या बताओगे, आपका एक आवश्यक खनिज है। क्या बता दोगे, आवश्यक दोस्तों ये आपका एक खनिज भी आपका वहां पे हो जाता है। और दोस्तों आपने देखा होगा जो आपके मिनरल वाटर होते हैं ना, मिनरल वाटर में क्या होता है भाई, यही इसी का यूज किया जाता है, Mg+2 का ही तो यूज वहां पे किया जाता है। और कभी दोस्तों इसकी कमी हो जाती है कि कभी दोस्तों अगर ये बोल दिया जाए कि ये बताओ इसकी अगर कमी हो जाए तो क्या दिक्कत हमें देखने को मिलती है। कमी से क्या बताओगे, जो आपकी मांसपेशियों में क्या होता है, ऐंठन, जो हमारी मांसपेशियां होती है वो ऐंठन वहां पे स्टार्ट होते हैं। अब देखो कभी कभी अगर मांसपेशियों आपकी ऐंठन होती है, और ये ज्यादा दिक्कत उनके साथ होती है जो जहां पे खारा पानी होता है, उनके साथ बहुत ज्यादा ये दिक्कत वहां पे देखने को मिलती है। उनके शरीर में लगभग ऐंठन हमेशा बनी ही वहां पे रहती है। तो ये भी याद कर रहे हैं, इसकी अगर कमी होती है हमारे शरीर की जो मांसपेशियां होती है उनमें आपकी ऐंठन होना वहां पे स्टार्ट हो जाती है। एक क्वेश्चन ये आपका आता है, ध्यान से पढ़िए, बताइए राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या हो जाता है। इसमें सीधा सीधा पूछा गया कि ब्लू वाइट्रियल का रासायनिक नाम बताओ क्या है। ब्लू वाइट्रियल का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, ये 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। अब बताइए कि राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्या बताओगे इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा कापर सल्फेट। क्या बताओगे, कापर सल्फेट, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछा जाता है CuSO4 × 5H2O, ये दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र आपको बता देना है। और ये आपका नीले रंग का एक क्रिस्टल आपका होता है, और ये कृष्ण आपका कवकनाशी के रूप में प्रयोग होता है। अगर पूछा जाए किस रूप में यूज होता है, कवकनाशी के रूप में आपका इसका यूज वहां पे किया जाता है, जो आपका ब्लू वाइट्रियल आपका होता है।
अब ये बताओ इनमें से कौन सा तत्व है जो आयन बनाते समय अपने सभी इलेक्ट्रॉन खो देता है। जब भी आपका ये आयन बनाएगा तो अपने जितने भी इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी वो वहां पे खो देता है। क्या बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम होगा, सोडियम हो गया, कैल्शियम होगा, एल्यूमिनियम होगा। तो क्या बताओगे राइट आंसर क्या होगा? तो सीधा सीधा आप क्या बताओगे? ये होगा दोस्तों आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आपका जो एल्यूमिनियम होता है ये आपका क्या होता है? त्रिसंयोजक होता है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपका खोकर क्या करता है? ये 3 इलेक्ट्रॉन आपका खो वहां पे देता है। क्या बताओगे? ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन आपका खोकर ये आयन बनाता है। कौन सा आयन बनाएगा? ये आयन दोस्तों आपको यहाँ पे बनाता है। और ये क्या होता है? एल्यूमिनियम आपका हल्की और जंग प्रतिरोधी धातु भी होती है और इसकी विद्युत चालकता क्या होती है? अधिक होती है। एल्यूमिनियम बारे में ये नोट कर लेना, विद्युत चालकता कभी पूछा गया, इसकी जो आपकी विद्युत चालकता कैसी होती है? आप क्या बताओगे? अधिक आपकी यहाँ पे हो जाती है। और एक चीज दोस्तों ये भी याद करना कि विमान निर्माण में इसी का यूज वहां पे किया जाता है। जो आपके जहाज बनते हैं विमान निर्माण में इसका ही यूज किया जाता है। तो कभी पूछा गया विमान निर्माण में किसका यूज होगा? आप किसका नाम बताओगे? भाई एल्यूमिनियम का आपका यूज वहां पे किया जाता है। एक सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना होता है? मतलब कौन सा बना है? दांत है, त्वचा है, रक्त है, प्लाज्मा? इसका भी आंसर भाई हर बच्चे को पता ही होगा वहां पे, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे बिल्कुल बेसिक वाले। ये आपके दानापुर जडावर में आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में ही क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो क्या बताओगे राइट आंसर? ये बताना, दांत बता देना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्योंकि जो आपका कैल्शियम होता है, जो हमारे दांत हो गई, जो आपकी हड्डियां होती है, अगर हड्डियां भी ऑप्शन होता वो भी आपका राइट आंसर होता। कैल्शियम क्या बताओगे? ये आपका दांत और हड्डियों में ये आपका वहां पाया जाता है। और दूसरी यहाँ पे एक चीज ये भी याद कर लेना, कभी अगर क्या बोलते हैं कैल्शियम की कमी हो जाए, क्या हो जाए? कैल्शियम की हमारे शरीर में अगर कमी आपकी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? तो बताओगे ऑस्टियोपोरोसिस। तो क्या दिक्कत हमें देखने मिलती है कैल्शियम कमी से? ऑस्टियोपोरोसिस। ये प्रॉब्लम हमें फेस वहां पे करनी आपके पड़ जाती है। और जो कभी अगर पूछा जाए कैल्शियम किसमें, इसके स्रोत क्या है, कैल्शियम हमें कहां से प्राप्त होता है? तो क्या बताओ? जैसे आपका दूध हो गया, दही हो गया, हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, इनमें क्या होता है? आपका कैल्शियम वहां पे होता है। और दोस्तों यहाँ पे एक ये भी याद करना कि जो आपके दांत होते हैं, इसमें क्या आपको पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। दांत में क्या पाया जाता है? क्या बताओ? कैल्शियम फास्फेट। दांत में क्या पाया जाएगा? आप सीधा सीधा बताओ, कैल्शियम फास्फेट आपको यहाँ पाया जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको पता वहां पे होना चाहिए था। अब एक सवाल ये पूछा जा रहा है, मृदा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? किसका पूछा गया? मृदा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम होगा, कैल्शियम होगा, आयरन होगा, सोडियम होगा? तो क्या बताओगे आप इसका राइट आंसर, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछा गया तो? इसका राइट आंसर सीधा सीधा क्या आपको बताना है? एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? आप बताओ। एल्यूमिनियम आपकी पाई जाती है और ये आपकी हल्की और जंगरोधी धातु होती है। और इसका अयस्क कभी पूछा जाए कि जो इसका बॉक्साइट अयस्क है, ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉक्साइट किसका आपका अयस्क होता है? किसका अयस्क बताओगे आप? एल्यूमिनियम का होता है। या फिर आपसे ये पूछेगा एल्यूमिनियम का निम्नलिखित में अयस्क कौन सा है, तो आप किसका नाम बताओगे? बॉक्साइट का नाम आपको वहां बता देना है। अब एक सवाल ये पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चमकदार प्रकाश देता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आपका चमकदार प्रकाश देता है? ये 4 ऑप्शन वहां पूछे जा रहे हैं। सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, लोहा होगा, कोबाल्ट होगा। तो किसका नाम आपको यहां बताना है? किसका नाम बताओगे अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए? क्योंकि आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे जब आपका पेपर वहां पे होगा। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर अच्छे से करके जाना, क्योंकि आप जब भी अपना एग्जाम देने जाओगे सेम ऐसे क्वेश्चन आपके वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे? सीधा सीधा ये होगा आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है कि जो दोस्तों आपका जो मैग्नीशियम होता है ना, ये जलने में क्या करता है? सफेद प्रकाश देता है। जलने में कैसा प्रकाश देगा? ये आपका सफेद। जलने में ये दोस्तों आपको कैसा प्रकाश देता है? सफेद प्रकाश दोस्तों आपको ये देता है। और जो इसका यूज और कहां पे होता है? अब देखो, जो कैमरा के फ्लैश में इसका यूज कहां पे होता है? कैमरा फ्लैश।
कैमरा फ्लैश में इसका दोस्तों आपका यूज वहां पे आपका होता है। और प्रयोगशाला में आपका प्रायोगिक उद्देश्य हेतु भी आपको वहां पे जलाया जाता है। और दोस्तों ये क्या होती है, आपकी एक हल्की धातु है। ये क्या हो जाएगी, क्या बताओगे, एक हल्की धातु। तो ये कुछ पॉइंट भी नोट कर लेना कि मैग्नीशियम के बारे में, जो अक्सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके ये पूछ लिया जाता है। अब एक क्वेश्चन ये ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा जा रहा है और क्या राइट आंसर यहां पे आपका हो जाएगा। इसमें सीधा सीधा दिया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताओ क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा क्या बताओगे, CaSO4 हाफ H2 आपको बता देना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको दोस्तों आपका पीओपी के नाम से भी आपको ये फेमस है। क्या, पीओपी भी इसे कहा जाता है। और इसका देखोगे इसका यूज कहां पे होता है, तो जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जैसे मूर्तियां बनाने में, या फिर आप देखोगे कभी फ्रैक्चर हो जाता है तो वहां पे पट्टियों जो हम लोग लपेटते उस वहां भी आपका काफी ज्यादा ये आपका वहां पे यूज आपका किया जाता है। और दूसरी जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पे क्या बनता है, तो गर्म करने पे क्या बनेगा, ये आपका जिप्सम बनता है। क्या बनेगा, जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसे गर्म करने पे क्या बनेगा, ये आपका जिप्सम वहां पे बन जाता है। और यहाँ पे ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया कि जिप्सम का निर्माण कैसे होता है। तो जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस से होता है इसे जो हम लोग गर्म करते हैं क्या बनेगा, आप ये जिप्सम वहां पे बन जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपका मैंने ले रखा है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये बताओ जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में रासायनिक सूत्र एक क्वेश्चन हमेशा आपका पूछा गया। एक केमिकल रिएक्शन हमेशा आता है, एक आपका रासायनिक सूत्र आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आपका जो आपका धातु अधातु, इन चैप्टर में एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। कुछ चैप्टर आपके ऐसे होते हैं जहां से अक्सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे आप, CaSO4 आपका 2H2 ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपको ये जिप्सम होता है ये क्या करता है, ये सीमेंट के जमाव के अगर समय को नियंत्रित करता है। और ये आपको प्राकृतिक रूप से आपका पाया भी जाता है। और ये आपका एक नरम खनिज होता है। ये क्या हो जाता है, आपका एक नरम खनिज भी आपका वहां पे हो जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, भोजन का स्वाद खट्टा या मीठा स्वाद किस पदार्थ से निर्धारित होता है। मतलब कार्बन से होगा, तेलिन से होगा, लवण से होगा, एसिड से होगा। किससे ये निर्धारित करोगे भाई ये खट्टा है या मीठा है, तो किससे भाई इसका निर्धारण होता है, ये होता है दोस्तों उसके एसिड से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी दोस्तों अगर भोजन खट्टा है तो क्या हो भाई, एसिड से ही तो भोजन खट्टा आपका वहां पे होता है। और जैसे आप ये बताओ, जैसे आपका नींबू हो गया, क्या बता दिया आपने, नींबू। और नींबू में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों, आपको पता है क्या होता है, साइट्रिक अम्ल तो होता है नींबू में। यहाँ पे क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल होता है जिसकी वजह से तो हम लोग बताते हैं भाई नींबू खट्टा है। तो क्या राइट आंसर बताओगे, इसका एसिड आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी क्या, जो आपका ये अम्ल होते हैं ये आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था फिजिक्स का, ये बताओ साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने पर रंग दिखाई देते, इसका कारण क्या होता है। कि जो आपका साबुन का बुलबुला होता है वहां पे जो रंग बिरंगे उसके गुब्बारे दिखते हैं, उसका रीजन क्या होता है। बताओ, विवर्तन है, ध्रुवण है, व्यतिकरण है, परावर्तन है। क्या बताओगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो सीधा सीधा क्या बताओगे, ये हो जाएगा दोस्तों व्यतिकरण हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी जब प्रकाश दो परावर्तित तरंगों से आपको गुजरता है तो वे क्या होता है, आपस में टकराकर क्या करते हैं, व्यतिकरण घटना कहलाते हैं। और इसी के कारण क्या होता है, जो आपके गुब्बारे होते हैं वो क्या होता है, रंगीन दिखाते हैं। इसी के रीजन से वो रंगीन आपके वहां पे दिखाते हैं। अब ये बताओ, अच्छा बालोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। बालोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाएगा, बताओ। आपूर्ति होगा, तापमान होगा, वेग होगा, तरंग दैर्ध्य होगा। तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो सीधा सीधा हमें क्या बताना है कि जो आपका बालोमीटर का प्रयोग कहां पे होगा, आप बताओगे टेम्परेचर नापने में, यानी कि तापमान मापने में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और इसके बाद एक आपका जो अगला क्वेश्चन और आता है फिजिक्स का, इसमें पूछा गया एक्सरे की खोज किसने की थी। और यहां से एक्सरे वाला लगभग आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे भी गए थे कि एक्सरे की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, और यह भी पूछा गया ये किस वर्ष इसकी खोज की गई थी। तो ये दोनों पॉइंट आपको वहां पता होने चाहिए।
तो इसका राइट आंसर क्या बता दोगे, यहाँ फिलहाल बताओ क्या, रोंटजन। वैज्ञानिक का नाम क्या बताएंगे हम लोग, रोंटजन। आप बता दोगे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और अगर वर्ष पूछा जाए कब इसकी खोज की गई थी, तो बताओगे क्या, 1895 में इसकी वहां पे खोज आपकी की गई थी। अब बताओ एक्सरे का यूज दोस्तों कहाँ पे किया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा अगर किसी को वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो अगर उसकी हड्डी में फ्रैक्चर हुआ कि हड्डी टूटी नहीं टूटी, तो इसे किसके द्वारा हम लोग देखते हैं, तो वहां पे आपका एक्सरा ही वहां पे लिया जाता है कि जो आपकी हड्डियां होती हैं, हड्डियों को देखने में आपको ये मदद करता है। और दूसरी यहाँ पे ये भी याद करना कि रोंटजन को इसके लिए एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो यहाँ पे कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रोंटजन को नोबेल पुरस्कार, रोंटजन को अगर ये पूछा जाए इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो ये भी याद करें 1901 ईस्वी में इन्हें, रोंटजन को इसी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, एक्सरे किरण की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी वहां पे दिया गया था। अब एक सवाल पूछा गया, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है, कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का यूज किया जाएगा, ये 4 ऑप्शन बताना है कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी दोबारा रिपीट हुआ, क्या बताओ भाई, हम तो नापेंगे क्या, रिक्टर पैमाना से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपकी रिक्टर पैमाना होता है, इसकी सीमा क्या होती है, 1 से लेके 10, सीमा क्या बताओगे, 1 से लेके 10 इसकी सीमा वहां पे होती है। और दोस्तों जो आपके भूकंप की तीव्रता को हम क्या बोलते हैं, लॉगरिदमिक पैमाना भी आपको ये मापा जाता है। और इसे दोस्तों आपका 1935 में, यहाँ पे याद करना, इसे आपका 1935 में चार्ल्स, वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे, चार्ल्स एफ रिक्टर, चार्ल्स एफ रिक्टर ने विकसित किया। किसने विकसित किया, चार्ल्स एफ रिक्टर ने विकसित किया था। और दोस्तों जो आपके 7.0 से ऊपर के भूकंप को क्या कहा जाता है, तीव्र माना जाता है। कि जो आपके भूकंप झटके लगते हैं ये आपके 1 से 10 के तक बीच में होते हैं, क्या होता है, परास होता है, इनकी सीमा होती है। लेकिन जो झटके आपके 7 से ऊपर होते हैं, ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो जाए, 10 हो जाए, इनको क्या कहा जाता है, तीव्र भूकंप वहां पे इन्हें कहा जाता है। तो ये भी चीज यहाँ पे याद करिएगा। इसके बाद एक दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन और आता है जो कि हमारे एग्जाम में पूछा गया था, जेडारो पुणे पूछा गया था। इसमें क्या पूछ रहा है कि पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या होता है, बताओ। जड़त्व होगा, वेग होगा, प्रतिक्रिया होगा, संवेदन होगा। तो आज देखा होगा जो न्यूटन का एक नियम होता है जिसे हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं, तो उसी के हिसाब से इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा, प्रतिक्रिया आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी जितना बल आप किसी वस्तु पे लगाते हैं वही वस्तु भी आपको उतना ही आपका जस्ट अपोजिट वही बल लगाता है। अब यही नियम आपको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपका वहां पे कहलाता है। तो राइट आंसर क्या बता दोगे, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास जो क्वेश्चन कराएंगे सारे क्वेश्चन काउंट करिएगा, कितना स्कोर आपका यहाँ पहुंचा ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे किसी के बच्चे के 35 प्लस क्वेश्चन इसमें गए होंगे तो आपकी तैयारी चलिए आपका एग्जाम वहां पे क्लियर हो जाएगा। और जो आज जो हमने ये क्वेश्चन लिए थे काफी बेसिक क्वेश्चन वहां पे लिए थे, क्योंकि कई सारे बच्चे के सर कुछ में आपको जो टेस्ट कराए थे वो काफी हार्ड कराए थे वहां पे, तो काफी बच्चों के स्कोर वहां पे कम हो रहा है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपके ही एग्जाम में वहां पूछे गए हैं। तो जो चीजें मैं एग्जाम पे जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आप तैयार करते चलिएगा। आपका जब भी पेपर लगेगा इसके कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लेकिन जो चीजें मैं जैसे बता रहा हूँ आप तैयार करके अपना एग्जाम देने जाइएगा। आप जब भी पेपर दोगे आपके एग्जाम में यहाँ जरूर क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगली प्रैक्टिस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।